साहब, खेत कोरे हम, बोए हम, पटाए भी हम, और फसल उस साला प्रोफेसर शास्त्री का औलाद काट के ले जाए। दिल में मेरे यारो की रिली बाज उठे। हिंदी फिल्मों में समय समय पर ढेरों ऐसे अभिनेताओं का आगमन होता रहा है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से बतौर विलेन अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब भाई साहब का हमसे नाराज है, कुछ कोनो शिकायत है, हमसे कोनो गलती हो गई, और अपने किरदारों को उन्होंने कुछ इस तरह जीवंत किया कि लोग उन्हें गालियां भी देते हैं और उनकी वाहवाही भी करते हैं। ऐसे अभिनेताओं का असर दर्शकों पर कुछ इस कदर पड़ा कि उनके जहन में उन फिल्मों से पहले उन अभिनेताओं और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के नाम ही आते हैं। अपने दमदार और जीवंत अभिनय से हर तरह के किरदार में अपनी छाप छोड़ने वाले ऐसे ही अभिनेताओं में से एक हैं यशपाल शर्मा। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मेरी तरफ? हैं? चुप नहीं बैठेंगे हम? ऐसी बच्चा की पल्ले बांध दिया हमने। जब से स्कूल ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी। बात कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे मदरजात। मुलजिम सब तो आपका डिस्ट्रिक्ट का है ना सर। 1 लाख का पैकेट भेज रहे हैं, सवेरे तक चारों चाहिए हमको। गंगा जल जैसी बड़ी फिल्म में ढेरों दिग्गज अभिनेताओं के बीच अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाले अभिनेता यशपाल शर्मा जी का जीवन कितने कठिन संघर्षों से भरा हुआ है, इसका अंदाजा आप उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानकर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशपाल शर्मा की पारिवारिक पृष्ठभूमि की। हिसार हरियाणा के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में 1 जनवरी 1967 को जन्मे यशपाल शर्मा अपने 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिन्हें बचपन में लोग प्यार से बिट्टू पुकारा करते थे। यशपाल के पिता प्रेमचंद शर्मा जी हरियाणा के सरकारी विभाग में PWD में बतौर चपरासी कार्यरत थे। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का इतने सारे बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं था, और इसी वजह से यशपाल के भाई बहनों में से सिर्फ यशपाल और उनके एक छोटे भाई ही कॉलेज जा पाए और बाकी सभी को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बचपन में यशपाल अपने भाई बहनों के साथ गाय बकरियां चराते, चारा काट कर लाते, गोबर इकट्ठा करते और खेती बाड़ी भी किया करते। 8वीं क्लास के बाद ही यशपाल ने घर से पैसे लेना बंद कर दिए थे और अपने खर्चे खुद निकालने शुरू कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने 50 रुपए के लिए दूसरे के खेतों में काम भी किया। कभी साइकिल के पंचर लगाए तो कभी चक्की पे आटा पीसा, कभी सरसों के तेल की मिल में तो कभी टिन के डब्बे के कारखाने में काम किया, कभी साइकिल रिक्शा चलाया तो कभी तखत बिछाकर रंग और पटाखे भी बेचे। बाद में कॉलेज के दौरान यशपाल दिन में ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ बतौर टाइपिस्ट पार्ट टाइम जॉब करते और शाम को 6 बजे के बाद नाइट कॉलेज में अपनी क्लास करते। दोस्तों, यशपाल को बचपन से ही नाटकों में काम करने का शौक था, इसीलिए वह पढ़ाई के साथ साथ रामलीला और अन्य धार्मिक नाटकों में हिस्सा लेते थे। अपने कॉलेज के दौरान एक बार उन्होंने एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। बस यहीं से यशपाल ने ठान लिया कि अब उन्हें रंगमंच पर ही काम करना है। यशपाल ने उस दौरान अपने कॉलेज के लिए विभिन्न नाटक प्रतियोगिताओं में खूब पुरस्कार जीते। यशपाल ने इंग्लिश से MA में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने MA पूरा नहीं किया। वे बताते हैं कि उनका MA करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके प्रिंसिपल साहब चाहते थे कि वे कॉलेज से जुड़े रहें ताकि उनके कॉलेज को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फर्स्ट प्राइज मिलता रहे। हिसार में ही थिएटर के दौरान यशपाल की मुलाकात NSD के जाने माने रंगकर्मी राजीव मनचंदा से हुई, जो उस दौरान हिसार में नाटक करने आए हुए थे। यशपाल ने उनके साथ जुड़कर भी काम किया। इसी दौरान हिसार में ही यशपाल ने 300 रुपए महीने के वेतन पर चांदी के आभूषणों का काम करना शुरू किया और जल्द ही उस काम को सीखकर 15 से 20 हजार रुपए महीने की आय करने लगे। हालांकि उनके घर में लोग चाहते थे कि वे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन यशपाल का सपना तो अब रंगमंच का एक कलाकार बनने का था। उन्हीं दिनों यशपाल को दिल्ली में होने वाले एक नाट्य समारोह के बारे में पता चला जिसमें रंगमंच और फिल्मों के बड़े बड़े दिग्गज अपने नाटकों के साथ आने वाले थे। दोस्तों, यशपाल नसरुद्दीन शाह के बहुत बड़े फैन थे और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि समारोह में नसरुद्दीन शाह भी अपने नाटक के साथ आ रहे हैं तो यशपाल से रहा नहीं गया। चूंकि दिल्ली हिसार से बहुत दूर नहीं है तो यशपाल बिना घर में किसी को बताए ही 2 दिन के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन उस नाट्य समारोह का जादू उन पर कुछ ऐसा चढ़ा कि वे लगभग 4.5 महीने तक वहीं रुके रहे। उन्होंने घर पर चिट्ठी लिख दी कि वे अब यहीं रहकर नाटकों में काम करेंगे और दिल्ली के ही एक नाटक ग्रुप खिलौना से भी जुड़ गए। हालांकि 4.5 महीने बीतने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे दिल्ली के NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेंगे, क्योंकि वहीं से उन्हें सफलता की राह मिल सकती है। यशपाल वापस हिसार आकर अपने चांदी के
काम में लग गए और पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन के प्रयास करना भी शुरू किए, लेकिन 3 साल की कोशिशों के बाद भी जब वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो उन्होंने चंडीगढ़ के इंडियन ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया। मजे की बात यह है कि चंडीगढ़ में अभी तक 1 साल की पढ़ाई पूरी हुई थी जब यशपाल का एनएसडी में भी सिलेक्शन हो गया। हालांकि तब तक यशपाल के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ड्रामा ग्रुप के दोस्तों की मदद से पैसा जमा किए और एनएसडी ज्वाइन कर लिया। यशपाल ने बताया कि उनका फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि हरियाणा में ही चिल्ड्रन थिएटर करेंगे और बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इस काम में एक समस्या ये थी कि तब वे खुद एक एक्टर नहीं बन पाते, इसीलिए उन्होंने इस योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। बहरहाल दिल्ली में एनएसडी करने के बाद थिएटर के दौरान जब यशपाल को अखबारों और लोगों के जरिए ये सुनने को मिला कि वे एक अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक्टिंग के फील्ड में ढंग से नाम और पैसा कमाना है तो उन्हें मुंबई जाना ही होगा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में ही रहकर दूरदर्शन के एक सीरियल आदर्श में काम किया और उससे मिले 40-50 हजार रुपए इकट्ठे कर मुंबई के लिए निकल पड़े। हालांकि ये राह भी इतनी आसान नहीं थी। इतना काम करने के बाद भी यशपाल को मुंबई में कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि जिन लोगों के भरोसे वो मुंबई आए थे उनमें से कोई भी उनके काम नहीं आया। इस दौरान उन्होंने आहट और सीआईडी जैसे कुछ शोज में काम किया जिसमें उन्हें 2-2.5 हजार रुपए मिल जाते और रूम रेंट का इंतजाम हो जाता। दोस्तों, यही वह दौर था जब शांति जैसे ढेरों डेली सोप बनना शुरू हुए थे। लेकिन एक दिन जब यशपाल ने एक डेली सोप की शूटिंग देखी तो महसूस किया कि इसमें तो क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मशीनों की तरह लोग काम किए जा रहे हैं। उन्होंने उसी दिन मन बना लिया कि भले ही वे बेरोजगार रहेंगे लेकिन डेली सोप तो फिलहाल नहीं करेंगे। दोस्तों, इस फैसले से यशपाल की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। इस दौरान जब उनके पास पैसे की कभी कमी होती थी तो एक्टर राजपाल यादव जैसे दोस्तों से उधार लेकर काम चला लेते। कई बार तो उनके मन में ये भी आया कि वापस घर लौट जाएं। इसी दौरान निर्माता निर्देशक सुधीर मिश्रा ने यशपाल को अपने धारावाहिक फर्ज में मुख्य भूमिका ऑफर की, जिसमें उन्हें 70-80 हजार रुपए भी महीने मिलने वाले थे। लेकिन यशपाल ने उन्हें मना करते हुए कहा कि सर, मैं आपके साथ फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। बहरहाल संघर्ष का ये सिलसिला चलता ही रहा। ऐसे में कभी हिम्मत टूट जाती तो यशपाल मुंबई के ही आर्य कॉलोनी की पहाड़ियों और जंगलों में चले जाते और खूब चिल्ला चिल्ला कर अपने मन को हल्का कर लिया करते। इसी दौरान एक दिन उन्हें पता चला कि मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी अपनी फिल्म 1084 की मां के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। वो पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े और बिना टिकट ही लोकल ट्रेन में बैठ गए और बचते बचाते बारिश में भीगते हुए किसी तरह राजकमल स्टूडियो पहुंचे जहां ऑडिशन हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े निचोड़े और उन्हें झाड़ कर पहना और अपना ऑडिशन दिया। गोविंद निहलानी को यशपाल का काम और जुनून बहुत पसंद आया। उन्होंने यशपाल को अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल देने के साथ ही जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल से भी मिलवाया, जहां से उन्हें फिल्म समर में भी काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनके काम को निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने भी नोटिस किया और अपनी फिल्म लगान में काम करने का मौका दिया। इसके बाद तो यशपाल उस दौर के हर निर्देशक की पसंद बन गए और उन्हें एक के बाद एक काम मिलता चला गया। फिल्मों में यशपाल का रोल बड़ा हो या छोटा, उन्होंने अपने हर रोल में अपनी एक छाप छोड़ी है। वर्ष 2003 में निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड भी हासिल हुआ। अपहरण, वेलकम टू सज्जनपुर और राउडी राठौर जैसी दर्जनों बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले यशपाल शर्मा अपनी शॉर्ट फिल्मों के लिए भी ढेरों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कृत किए जा चुके हैं। दोस्तों, फिल्मों में हमेशा सफल होने के बाद भी यशपाल कभी रंगमंच से अलग नहीं हुए और वे हमेशा नाटकों से जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने कुछ धारावाहिकों में भी काम किया जिसमें नीली छतरी वाले प्रमुख है। हालांकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसी भी धारावाहिक में काम नहीं किया। यशपाल फिलहाल चुनिंदा फिल्मों में काम करने के साथ साथ हरियाणा के कलाकारों के लिए नाटकों और वर्कशॉप वगैरह भी करते रहते हैं। बात करें यशपाल शर्मा की निजी जिंदगी की तो उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा भी एक अभिनेत्री और एक लेखिका हैं। प्रतिभा शर्मा दास कैपिटल, गुलामों की राजधानी और नई अम्मी जैसी लीक से हटकर कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इनकी एक बेटी है जिनका नाम है पूजा शर्मा, जो फिलहाल पढ़ाई कर रही है। यशपाल के एक छोटे भाई जिन्होंने कॉलेज पूरा किया था, वे अब प्रोफेसर बन गए हैं। दोस्तों, यशपाल शर्मा आज भी अपने भाई बहनों से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कभी बचपन में रहा करते थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।